हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है वैसे वैसे बहुत सारे बच्चों को डर लगा हुआ है। भाई कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ छूट जा रहा है। ठीक है, पता लगा वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, उधर अकाउंटेंसी छूट जा रही है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बीएसटी छूट जा रहा है। ऐसा लग रहा है सबको होता है भाई। एग्जाम टाइम में सबको डर लगा रहता है। तो अब आपके जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं, दिन कम होने का मतलब कि एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है। घर का प्रेशर, मतलब घर वालों का भी प्रेशर होता है भाई कि पता लगा पड़ोसी के बच्चे का ज़्यादा नंबर आ रहा है, उसके पेरेंट्स खुशी खुशी बता रहे हैं आपको, पापा को, कि भैया हमारे लड़के का इस बार 95 फिक्स है, 95 के ऊपर ही आने वाला है। पता लगा आप पीछे से सुन रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई मेरे तो यहाँ 80 के भी नहीं आ रहे, 80 भी नहीं आ रहे, 70 नहीं आ रहे। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके 75 के आसपास आ रहे होंगे। तो भैया जो बच्चे मैथ्स लिए हैं, मैथ्स में क्या करना है भैया आपको, वो मैं सिखाता हूँ आपको। 30 डेज में आप 95 प्लस कैसे जा सकते हो। ठीक है, 95 प्लस जा सकते हो। अगर अभी से आप टारगेट कर रहे हो 95 प्लस का, तो आप ये मान के चलो कि 90 तो टच कर ही जाओगे। अगर कोई बच्चा पहले से पढ़ रहा है तो 95 भी टच कर जाएगा। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो 95 के ऊपर भी जाएंगे। तो ये आखिरी में आपको 30 दिन में करना है। ये नहीं कि आपने आज वीडियो देखा, टाइम टेबल बनाया, उसके बाद जिस दिन एग्जाम है उस दिन आप खोल के देख रहे हो, हाँ मैंने कभी तो लिखा था, कुछ तो लिखा था, कुछ तो कोशिश किया था कि एग्जाम को कैसे पास करे। नहीं भाई, अगर टाइम टेबल बना रहे हो तो उसको फॉलो भी करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 100% फॉलो करो, 100% नहीं फॉलो करोगे तो भी चलेगा। 80 to 90% अगर फॉलो कर रहे हो तो भी आपके अच्छे नंबर्स आने वाले हैं एग्जाम में। अब आप मुद्दे पे आते हैं कि आपको करना क्या है। ठीक है, करना क्या है 30 डेज में। सबको पता है भाई कुछ दिन में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, लगभग 30 उस दिन बचे होंगे, 30-40 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं बचे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले टाइम टेबल बनाना है। सबसे पहले आप क्या करो, शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल का मतलब ये है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, जैसे हो सकता है एक बच्चे का, सबके होते हैं भाई, एक दो सब्जेक्ट होते हैं स्ट्रांग होते हैं जिसमें आराम से 90 से 95 के आसपास आ रहे होंगे। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें 30 to 40% आ रहे होंगे, आपके 30-40 के आसपास घूम रहे होंगे, कि कभी 40% आ जाता है, कभी 30%, ऐसे नंबर्स आ रहे होंगे। तो आपको क्या करना है कि टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाना है, पड़ोसी के बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है। पता लगा कि तुम पढ़ रहे हो, पड़ोसी का लड़का आया कह रहा भाई ये तो टाइम टेबल बेकार है, हमने अपने सीनियर से पूछा था, हमारे सीनियर बता रहे थे कि ऐसे फॉलो करोगे, कुछ ऐसे करोगे तब ज़्यादा नंबर आएगा, उसका 95 आया था। ये वाली कहानी नहीं अपनानी, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ, कब उठते हो, कब सोते हो, और मेन चीज़ आपको ये फोकस रखना है भाई आपका टाइम कंज्यूम कहाँ हो रहा है, आपका टाइम सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल चला रहे हो, रील्स देख रहे हो बस, हाँ ठीक है एग्जाम आ रहे हैं, क्या करना है, स्टेटस लगा देंगे कि आज फिजिक्स का पेपर था, कल मैथ्स का होगा, परसों इकोनॉमिक्स, बीएसटी, क्या ही फर्क पड़ता है। तो उस टाइप का मत करना, टाइम टेबल बना लो बढ़िया से, अच्छे से। और ऐसा टाइम टेबल बनाना कि जो एग्जाम के पहले है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट मान लो एग्जाम आपको 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपका पहला पेपर 16 फरवरी को है, मान लो 16 फरवरी को आपको पहला पेपर देना है। तो आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ ना कि आपका कंप्लीट सिलेबस, पूरा सिलेबस जो है आपका 12-13 तारीख तक खत्म हो जाना चाहिए। तो आखिरी के जो 2 दिन बच रहे हैं, 2 दिन आखिरी के जो बच रहे हैं, उसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, मान लो 16 तारीख को जो एग्जाम है उसको आप 2 दिन में तैयार कर लेना। ठीक है, उसके पहले तो आप सारी चीज़ें कवर कर चुके हो, बस रिवीजन करना है। फिर सिमिलर अगर आपको कोई 18 तारीख का पेपर है तो सिलेबस तो एक बार सबका 12 तारीख तक खत्म हो जाना चाहिए। अब आप क्या करोगे, जो 2 दिन का गैप बच रहा है, ठीक है, उसमें आप 18 तारीख का पढ़ोगे। फिर ऐसे करके आपको एग्जाम को क्लियर करना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर रहे हो, नहीं, 2 दिन में रिवीजन होता है, सिलेबस कवर नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि हम आइंस्टीन है, न्यूटन है, बैठ के वहाँ पढ़ेंगे, एक दिन में फटाक से पूरा रट डालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, एग्जाम है, कोई मजाक नहीं है। दूसरा चीज है अंडरस्टैंड द सिलेबस। आपको अपने सिलेबस के बारे में जानना है भाई, सिलेबस में है क्या, कितने नंबर्स के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक एक नंबर वाले जिनका वेटेज कम है वही पढ़ के चले जा रहे हो, तो उनसे क्या होगा। अगर वो सही भी हो गए आपसे तो उससे क्या होगा, 2-4 नंबर मिलेंगे और क्या। तो अभी से क्या, पहले से जब स्टार्ट किया होगा तभी से सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। बट अगर फिर भी अगर लेट लतीफ़ हो, अभी तक नहीं पता है, तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में जान लो भैया कि हमारे सिलेबस में है क्या। और इस सिलेबस को जानने के बारे में
सबसे बढ़िया है पीवाईक्यू आप उठाओ, पीवाईक्यू उठाओ, वहां से आप मार्क करो भाई, वहां से आप क्या करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाओ, इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको दिख रहे हैं कि जैसे रिपीट होते ना, बोर्ड में तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और मैथ्स में स्पेशली रिपीट होते हैं। कि पता चला कि इस बार इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था, एक साल नहीं आया, उसके आगे इंटीग्रेशन का आया, मतलब कि 8 नंबर की बात कर रहे हैं जो यूपी बोर्ड में है, ठीक है, तो 8 नंबर की बात कर रहे हैं। सिमिलर डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन आता है, सारणी का क्वेश्चन आता है, वो भी 8 नंबर्स में आता है। तो आपको फोकस करना है कि ये वाले क्वेश्चंस आपसे छूटने नहीं चाहिए, ठीक है, कैसे भी करो करो, बस ये वाले क्वेश्चंस आप कैसे भी सॉल्व करके जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके बैठ गए और कह रहे हो ये सर तो हमको बताया ही नहीं गया था कि ये 8 नंबर में आता है। भाई 8 नंबर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सिलेबस को अपने अच्छे से समझ लो, क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, जैसे पेपर खुलेगा तुरंत पहुंच जाना 8 नंबर वाले पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए कि वहां पे बैठ के सोच रहे हो कि भाई अगर आपसे पूछ रहा है ए बी इनवर्स, तो आप वहां पे दो चीज सोच रहे हो कि भाई ए इनवर्स होगा कि बी इनवर्स होगा, होता है ना कि ए बी इनवर्स आपसे पूछ रहा है, आप 10 मिनट बैठ के यही सोच रहे हो कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो भाई कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अगले वाले क्वेश्चन पे जंप कर जाओ। जरूरी नहीं है कि आपको जो पहले आता था वो वहां पे भी सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चैप्टर हमको अच्छे से आते हैं उसके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो वहां पे आपको जंप करना होता है कि अगर ये हम नहीं क्वेश्चन बन रहा है कोई बात नहीं, हम दूसरे से मतलब और भी तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनसे सॉल्व करके हम लोग नंबर पा सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, जो भी आप क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हो पहले से पता होना चाहिए कि भाई देखते ही कि ये हमसे बन जाएगा या फिर नहीं बनेगा, क्लियर है। प्रैक्टिस रेगुलरली, ये तो कर ही रहे होगे, अब तो बोर्ड का प्री बोर्ड भी दे चुके होगे, बहुत सारे एग्जाम आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, प्री बोर्ड देने के बाद भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होगे, घर पे बैठ के क्वेश्चंस बना रहे होगे, तो ये तो आप करोगे ही करोगे। ऐसा नहीं है कि मैथ को बस देख रहे हो आराम से बैठ के, ठीक है। ठंडी भी चली गई है, अब उठो, रजाई को बाहर रखो, रजाई से बाहर बैठो, आराम से सॉल्व करो क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चन तो जरूर प्रैक्टिस करो भाई, पीवाईक्यू वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं जो 8 नंबर्स के आ रहे हैं उनको बिल्कुल प्रैक्टिस करो। क्योंकि क्या होता है ना कि एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम लोग आसपास पूछ सकते हैं, ठीक है, आसपास थोड़ा सा हम लोग पूछ लेंगे भाई पहले में कौन सा नंबर है, तो वो उधर से बता देगा 1 है, या फिर 3 वाला, थर्ड वाला, ऐसा करके वो बगल वाला बच्चा बता देता है ना। अगर आपकी दोस्ती है, अगर सबसे दोस्ती ही नहीं है, सबसे लड़ाई झगड़ा कर रखे हो, तो फिर वो गलत बता देगा। तो एटलीस्ट एग्जाम टाइम तक बचा के रखो। तो यहाँ पे 1-2 नंबर वाले की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है 8 नंबर वाले की। अब 8 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो 3 पेज में आपसे सॉल्व होगा, तो 3 पेज वो कहां से दिखाएगा? अगर बगल वाला बच्चा आपको बताना भी चाहेगा तो 3 पेज का क्वेश्चन कैसे दिखाएगा? तो समझ जाना कि भैया 1 नंबर वाले क्वेश्चन तो ठीक है, बट प्रैक्टिस किसकी करनी है? मैक्सिमम वाले की, जिसपे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करो बिंदास, ठीक है। ये हो गया भाई। फार्मूला सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला सीट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आखिरी के 2 दिन बचेंगे ना, जो आपको बता रहे थे कि मतलब कि एक सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, देन दूसरे सब्जेक्ट का 2 या फिर 1 दिन बाद होगा, तो वहां पे आपको क्या काम आने वाला है? ये वाला फार्मूला सीट काम आने वाली है। वहां पे आप सारे क्वेश्चन बैठ के रिवाइज तो नहीं कर पाओगे कि आपने एक क्वेश्चन वहां पे जो आपने पहले सॉल्व किया था उसको बैठ के रिवाइज कर रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं वैसे, आपके 400-500 क्वेश्चन होंगे, सबको रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो फार्मूला सीट होना चाहिए। इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, टिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या होता है, ये सारे फार्मूले आपको फार्मूला सीट में छोटे छोटे लिखने होने चाहिए। कि जैसे आपसे कोई पूछा भाई ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तुरंत आपके माइंड में सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले फार्मूला बन जाने चाहिए कि ये वाले क्वेश्चन, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ठीक है। तो फार्मूला सीट भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आखिरी में क्या है भाई? स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पढ़ाई की है, ठीक है। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है वो तो स्टे काम है ही है, उनसे कोई लेना देना तो है ही नहीं, वो तो सो रहे हैं मस्त, ठीक है, पेपर है, आएगा चला जाएगा, जीवन में क्या। स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। इसमें बच्चे वो फंसते हैं ना जो पढ़ाई भी किए हैं और नहीं भी पढ़ाई की है। जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है वो तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन जो बीच का बच्चा है जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है
उसको डर लगता है, और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, उसको कोई लेने देना नहीं, एग्जाम में बैठेगा, आ रहा तो कर लेगा, नहीं तो बगल वाले से चीटिंग कर लेगा, नहीं चीटिंग हो पाई तो कॉपी ऐसे ही सबमिट करके आगे बढ़ जाएगा। तो भाई स्टे काम भी होना पड़ेगा एंड कॉन्फिडेंट भी होना पड़ेगा। तो ये अगर आप पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए, अगर सभी पॉइंट्स पे आप फोकस कर रहे हो, ठीक है, सभी पॉइंट को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हो, सिर्फ 1 महीने की ही तो बात है, ऐसा है नहीं कि आपसे कोई मांग रहे हैं कोई 6 महीने या 7 महीने। 6-7 महीने तो बीत चुके हैं, अब आपको आखिरी के 30 दिन बचे हैं, जिसमें आपका करियर डिसाइड करेगा। अगर आपने बोर्ड में फेल हो गए तो वापस से आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, 1 साल के लिए, ठीक है, वापस से आप फिर से वहीं घूम के पहुंच जाओगे जहां से 12th स्टार्ट किए थे। तो 30 डेज में आप बचा सकते हो पूरे 1 साल की मेहनत, ठीक है, 1 साल की मेहनत पूरी बचा सकते हो। अगर इस 30 डेज में आपने कुछ कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस से 12th पढ़ोगे, क्या दिक्कत है, ठीक है, बहुत बच्चे पढ़ते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके आखिरी 30 डेज में काम आने वाले हैं, जिससे आप मैथ्स में अगर ये फॉलो करोगे तो बिल्कुल मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैटर नहीं करता कि आप कौन से स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, ये सारी चीज़ें अलग बात है, अगर आपने मेहनत की है तो आपके नंबर्स जरूर आएंगे, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो आई होप आप ये पॉइंट्स जरूर अपनी 30 डेज की जर्नी में अप्लाई करोगे और क्लास 12th में मैथ्स में, स्पेशली मैथ्स में आप 95+ जाओगे। थैंक यू बच्चे।